गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी के विषय में पढ़े थे, मीनिंग, डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व का मापन, पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये जो टॉपिक है आप लोग इससे परिचित ही हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट 3 से लिया गया है। और इससे पहले वीडियो में हम इससे पहले की बातें चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो न देखे हो तो वहाँ से देख सकते हैं, शायद वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। पर्सनालिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत या उसके अनेक गुणों का संगठन है। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि जो व्यक्तित्व होता है वो क्या है? व्यक्ति का व्यक्तिगत तथा उसके अनेक गुणों का एक संगठन होता है। यानी कोई एक चीज़ ऐसी होती नहीं है जिससे हम कह दें कि ये पर्सनालिटी है या यही पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी था क्या? बहुत सारे गुणों का एक संगठन था। अब जब हम आप लोग को जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधियाँ बता रहे थे, तो वहाँ हम मापनी विधियाँ बताए थे आप लोगों को कि कौन सी विधियाँ कैसे मापी जाती हैं। जो मात्रात्मक चीज़ें होती हैं उनको मापने के लिए लीटर, मीटर, बहुत सारे पैमाने हैं, उनको इजीली मापा जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें गुणात्मक होती हैं, यानी जिसका गुणों का मापना होता है, उसके लिए हम विशिष्ट विधियों का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तित्व भी क्या है? गुणों का एक योग है। इसलिए इसको मापने के लिए हमको विशिष्ट विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व मापने के लिए पहली विधि क्या है? व्यक्तित्व आविष्कारिका विधि। इसके अंतर्गत प्रश्नावली विधि आती है। व्यक्तित्व आविष्कारिका विधि के अंतर्गत प्रश्नावली विधि आती है। इसमें इस विधि में होता क्या है? कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का प्रश्न पूछ करके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न का जो निर्धारण है वुडवर्थ ने किया था और इसी ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने व्यक्तित्व मापने के लिए 116 प्रश्नों का निर्माण किया था। और जैसे प्रश्न कैसे थे कि क्या आप सोना पसंद करते हैं? तो उत्तर हाँ या ना में देना था। क्या आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है? अगर व्यक्ति कहता कि मापते समय कि नहीं, मिलना जुलना नहीं पसंद है, तो इसका मतलब वो क्या है? अंतर्मुखी प्रतिभा का है। अगर उसको मिलना जुलना पसंद है तो यानी कि वो बहिर्मुखी प्रतिभा का है। तो इस तरह प्रश्नावली विधि के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। वुडवर्थ 116 प्रश्नावली का निर्माण किए थे। इसी क्रम में कैटल ने भी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली दिया है। अक्सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, टीटी के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से पूछ लेता है कि 16 पीएफ से किसने, दो तरह से पूछ लेता है कि 16 पीएफ जो होता है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ये जो 16 पीएफ दिया हुआ है ना, इसी को पूछता है ये किस मनोवैज्ञानिक, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो उसका आंसर क्या है? कैटल दिया था। और इसी प्रश्न को एक तरह और पूछ लेता है कि जो 16 पीएफ है वो प्रक्षेपी विधि है या नहीं है। तो ये क्या है? ये प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं। ये 16 पीएफ, 16 यानी कि 16 ऐसे प्रश्न, पीएफ मतलब पर्सनालिटी, एफ मतलब फैक्टर, यानी कि 16 जो व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली थी। यानी कैटल ने 16 प्रश्न बनाए थे पर्सनालिटी को मापने के लिए। दूसरी विधि हम देखते हैं, निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। ये भी प्राचीन समय से मान्य विधि है। और भले ही आज टीटी परीक्षण, टीएटी परीक्षण यानी कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण या बहुत सारी परीक्षण वर्तमान में विद्यमान है, फिर भी हम लोग निरीक्षण और अवलोकन विधि को
इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी प्राचीन समय से आज भी क्या है, पूरा महत्वपूर्ण है। अवलोकन विधि भी क्या है, एक तरह से इसमें निरीक्षणकर्ता जो होता है वास्तविक प्राकृतिक स्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार तथा क्रियाकलापों का व्यवहार क्रियाकलाप को ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है और तथा उसकी क्रियाओं का विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व के विषय में एक निश्चित धारणा को देखता है। अब अगली जो विधि आती है वो साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि भी साक्षात्कार विधि में होता क्या है कि ये भी एक तरह जो व्यक्तित्व मापने की प्रचलित विधि है। इस विधि में जो साक्षात्कारता होता है वो आमने सामने बैठता है, प्रयोज्य के सामने आमने बैठता है और प्रश्न पूछता है, जिसके उत्तर के माध्यम से उसका अवलोकन करता है। अच्छा, प्रश्नावली और साक्षात्कार ये दोनों में अंतर होता है। प्रश्नावली में प्रश्न दे दिए जाते हैं और जो प्रयोज्य होता है यानी जिसका मापना होता है व्यक्तित्व, तो वो क्या करता है, वो स्वयं ही आंसर भरता है। लेकिन साक्षात्कार में होता क्या है, जो प्रयोज्य होता है उसके सामने बैठ करके जो पूछने वाला होता है, इंटरव्यूअर होता है, उसके सामने बैठ करके प्रश्न पूछता है और जैसा आंसर मिलता है उसका रिपोर्ट वहाँ करता है। वुडवर्थ जो थे, वुडवर्थ महोदय ने साक्षात्कार को दो भागों में बांटा था, एक संगठित साक्षात्कार और दूसरा असंगठित साक्षात्कार। संगठित साक्षात्कार जैसा कि शब्द से ही आप स्पष्ट है कि इसमें क्या पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची होती है जिससे छात्र क्या करते हैं, जो साक्षात्कार द्वारा क्रमिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो संगठित होता है, व्यवस्थित होता है। ये वुडवर्थ के अनुसार है। साक्षरता लिख दिए, सॉरी, साक्षात्कार है साक्षात्कार। दूसरा क्या, असंगठित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, साक्षात्कार में प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची या क्रम नहीं होती है। असंगठित साक्षात्कार में प्रश्नों की पूर्व निर्धारित कोई किसी भी प्रकार की कोई सूची नहीं होती है और प्रश्न पूछने का तरीका वही होता है। अब आता है अगला, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न शील गुणों को मापने के लिए रेटिंग स्केल जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के शील गुणों के मापन के लिए श्रेणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। जो फिर फर्स्ट ईयर के छात्राध्यापक हैं या सेकेंड ईयर के छात्राध्यापक हैं, अपने सूक्ष्म शिक्षण में जिस तरह रेटिंग इसको टैली चिन्ह लगाते हैं वो एक तरह से रेटिंग स्केल के माध्यम से लगता है, यानी कि जिन घटकों का वो प्रयोग कर रहे हैं उनकी सीमा कितनी होती है, उसी तरह रेटिंग स्केल में होता है। इस विधि में व्यक्ति के किसी गुण या किसी विशेष या कार्यकुशलता या मूल्यांकन या उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से के माध्यम से करवाया जाता है और उनके जो गुणों को कुछ श्रेणी में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एक है, क्या है, सोशियोग्राफ। सोशियोग्राफ के जो प्रतिपादक थे, जो सामाजिक रचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसका प्रतिपादन किसने किया था, मुनरो ने किया था। किसने किया था, मुनरो ने किया था। और कब किया था, 1934 में। इस विधि द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में समूह के सदस्यों का सामाजिक स्तर का पता लगाया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र या समूह के लिए सोशियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी लोकप्रिय तथा जनप्रिय नेता आदि का पता लगाया जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, किसी लोकप्रिय व्यक्ति या किसी नेता आदि का पता
लगाया जाता है सोशियोग्राफ के द्वारा। अगला विधि क्या है, केज स्टडी, जिसको आप लोग कहते हैं केज स्टडी। व्यक्ति इतिहासविद, केज हिस्ट्री मेथड, केज हिस्ट्री मेथड। तो इस विधि में होता क्या है, जो व्यक्ति होता है, इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की एक सबसे प्रचलित विधि है और इस विधि के द्वारा व्यक्ति के जीवन की इतिहास, वंश, परंपरा, शिक्षा और सामाजिक स्थिति और आय, वातावरण तथा शारीरिक विशेषताएं और संवेगात्मक स्थिरता, मतलब एक ही व्यक्ति के विषय में ये बहुत सारी जानकारियां ली जाती हैं और उसके इतिहास के थ्रू उसके व्यक्तित्व की जानकारी ली जाती है व्यक्तित्व इतिहास विधि के द्वारा। ये विधि बहुत ही खर्चीली होती है और बहुत लंबे समय से चलता है और अच्छी जानकारी इससे मिलती है और कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें त्रुटियां भी आ जाती हैं। जैसे आस पड़ोस या मित्र या विद्यालय जब जो अच्छी सूचनाएं होती हैं या जो सही सूचनाएं होती हैं उसको छिपाने लगते हैं तो इसमें त्रुटियां आने लगती है। अगली विधि जो है क्या है, मनोविश्लेषण विधि। इसके प्रतिपादक कौन थे, फ्रायड थे। बहुत बार हम बता चुके हैं इसको आप लोगों को कि मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे, फ्रायड थे। और जो सिगमंड फ्रायड थे वो मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं और इस विधि के द्वारा इच्छाओं, आशाओं, चिंताओं तथा महत्वाकांक्षाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इसको जानने के लिए जो दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक स्वतंत्र साहचर्य विधि और दूसरा स्वप्न विश्लेषण विधि। मतलब इनका ये मानना था कि व्यक्ति जो चाहता है, अपनी इच्छाओं को दबा के रखता है, वो हमारे सपने के माध्यम से वापस आता है। यानी सपनों का अगर विश्लेषण किया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की भी जानकारी हमें मिल सकती है। ये फ्रायड का कहना था मनोविश्लेषण विधि में, ठीक है। और अगली जो विधि है वो क्या है, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है और ये व्यक्तित्व मापने की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक युग में जो प्रक्षेपण विधि है इसके द्वारा पर्सनालिटी का मापन करने का ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ये विधि 4 तरह की है। एक शब्द साहचर्य परीक्षण, दूसरा रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसको कहते हैं, और तीसरा है विषय आत्मबोधन परीक्षण जिसे थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट है, और चौथा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रक्षेपण विधि में ये 4 आता है, यानी रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसी में पूछ देता है कि क्या 16 PF जो है वो प्रक्षेपण विधि है या नहीं है। इसी में दे देगा, कोई एक हटा देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो 16 PF विधि होता है, ये P मतलब पर्सनालिटी, F मतलब जो फैक्टर होता है, ठीक है। और चलिए हम ये शब्द तो देखते हैं जो थीमेटिक, थोड़ा थोड़ा इन प्रक्षेपण के चारों प्रकारों को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, शब्द साहचर्य परीक्षण। ये होता क्या है, इसमें जो व्यक्तित्व मापन की करने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया था, जुंग किए थे, कार्ल जुंग। और इन्होंने 100 शब्दों की एक मानक सूची तैयार की थी और
उन शब्दों की सूची तैयार करके क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व मापन करने के लिए उस पर अनुक्रिया प्राप्त किए थे। क्या किए थे ये? सबसे पहले जो कार्ल जुंग थे वो 100 शब्दों की एक सूची बनाए थे और प्रयोगकर्ता से उस पर अपने रिस्पांस जानना चाहते थे। और इस परीक्षण में जो 50% संवेगात्मक शब्दों तथा असंवेगात्मक शब्दों को मिलाकर एक सूची तैयार की जाती है और इस सूची के एक एक शब्दों को बोलकर व्यक्ति को सुनाया जाता है और उसे यह निर्देश दिया जाता है कि सुनने के बाद जो सबसे पहले व्यक्ति के मन में जो शब्द आता है उसे बताना होता है। समझ में आ रहा है ये बात? ये जो कार्ल जुंग थे वो क्या किए थे, 100 शब्दों की एक सूची बनाए थे, ठीक। और 100 शब्दों को सूची बना करके जो प्रयोगकर्ता था उसके सामने सारे शब्द क्या करते थे, बोलते थे और उस व्यक्ति से बाद में ये कहा जाता था कि व्यक्ति के मन में सबसे पहले शब्द कौन सा आया। तो वो व्यक्ति जो पहला शब्द बताता था उसके सुनने के बाद व्यक्ति पहला शब्द सुना जाता था, फिर दूसरा शब्द सुना जाता था। तो उनका ये मानना था कि व्यक्ति की व्यक्तित्व जैसी होती है और उन शब्दों को व्यक्ति पहले सुनता है जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, ठीक है। इसी तरह इसमें याद रखिएगा कि इस 2 बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि इस विधि का निर्माण 1904 में कार्ल जुंग ने किया था और इसमें 100 शब्द तैयार किए थे। उन शब्दों के माध्यम से प्रयोगकर्ता से उसके व्यक्तित्व जानने का कोशिश करते थे। अब आगे देखते हैं रोसा परीक्षण या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हरमन रोसा इनका नाम था और ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और रोसा जो थे हरमन रोसा, ये इसका प्रतिपादन 1921 में किए थे और यह जो प्रक्षेपण की वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो रोसा शाही धब्बा परीक्षण है वो एक सबसे प्रचलित एवं मानक और विश्वसनीय और वैध और उच्च कोटि का परीक्षण माना जाता है। किसके लिए? पर्सनालिटी के मापन के लिए, ठीक। इसमें स्याही के द्वारा क्या होता है, कुछ धब्बे लगे, कुछ कार्ड दिए जाते हैं और उन कार्डों को जिसका हम व्यक्तित्व मापना होता है उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस कार्ड में बताइए और क्या दिया हुआ है। जैसे आप लोग बहुत पहले ये कला की बुक आती थी, उसमें ऐसे काले धब्बे बने रहते थे और देखना रहता था कि इस पे क्या बना है। उल्टा करने पे औरत दिखती थी और सीधा करने पे एक पुरुष दिखता था। तो उसी तरह समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोग को कि उसी तरह कुछ स्याही रोसा के द्वारा बनाए गए धब्बे हैं, वो साइकोलॉजिकल लैब में रखी रहती हैं, जो कि अनुपलब्धता के कारण मैं आप लोग को दिखा न सकी। तो उन धब्बों को दिखा करके जो रोसा के द्वारा बनाए गए थे, तो हरमन रोसा के द्वारा उन धब्बों को दिखा करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता था। कभी किसी को आप लोग देखे होंगे, किसी चित्र में पहाड़ नज़र आता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भूत नज़र आता है। तो उसकी जो व्यक्तित्व होती है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, कहीं ना कहीं उसके जो पिछला मन है या उसके विचार हैं उससे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो अच्छा, और इस जो परीक्षण होता है, रोसा शाही धब्बा परीक्षण होता है, उसमें 10 कार्ड का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछते रहता है। 10 कार्ड का यूज होता है, जिसमें से 5 कार्ड क्या होते हैं, काला होते हैं और 5 विभिन्न रंगों वाले स्याही धब्बों वाले कार्ड होते हैं। और जो
इन कार्डों का यूज कैसे होता है उसके भी कुछ आधार बनाए गए हैं। स्थान का चयन किया गया है, इसके निर्धारक गुण पूछे गए हैं और विषय वस्तु, समय और मौलिक अनुक्रियाएं होती हैं। मतलब इसका जो प्रशासित करने का, इन कार्डों का यूज कैसे है करना है, ये भी इसमें बताया गया है। स्थान के रूप में अगर देखें तो जो परीक्षक होता है इस बात का विश्लेषण करता है कि प्रयोज्य किस आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है। समुचित धब्बे के आधार पर, किसी अंश के आधार पर, या अगर अनुक्रिया का आधार पूरा धब्बा है तो उसे खास अक्षर यानी W से दर्शाते हैं। मतलब वो अगर अनुक्रिया करता है, बताता है कि इस पे कोई धब्बा है तो उसे W दिखाते हैं। अगर वो कहता है कि किसी चीज़ का बड़ा भाग है तो D कहते हैं। अगर ये सब उनके जो धब्बे हैं ना, उनके जो रोशा के स्याही धब्बे हैं का जो कार्ड है उसको देखकर अनुक्रिया करने के बाद उनके स्थान का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या है, TAT विषय आत्मबोध परीक्षण। ये भी आपकी परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसका निर्माण मॉर्गन और मुरे किए थे 1935 में, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका निर्माण किए थे। और इसे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण भी कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द थीमेटिक से बना है, और थीमेटिक का अर्थ होता है थीम या प्रसंग। यह परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए निर्मित किया गया है। मतलब इसका निर्माण किसके लिए किया गया है, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए किया गया है। इस परीक्षण में जो रोसा की तरह अस्पष्ट एवं असंगठित नहीं होता है। इस परीक्षण का जो आधार होता है वो भी कार्ड ही होता है। इसमें भी कार्ड बनाए जाते हैं, और कुल इसमें कितने का 31 कार्ड होते हैं, तथा जो चित्र बने होते हैं उसमें 30 चित्र बने होते हैं, तथा एक कार्ड सादा होता है। ये जो चित्र जीवन की सामान्य घटना से संबंधित होते हैं, और इसमें किसी भी प्रयोज्य पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। जो ये परीक्षण होता है वो 2 पालियों में किया जाता है। ये परीक्षण जो है वो 2 पालियों में किया जाता है, और प्रयोज्य को एक सत्र में 10 कार्ड दिखाए जाते हैं, और फिर दूसरे सत्र में 10 कार्ड दिखाए जाते हैं, और कार्ड को दिखा करके प्रत्येक चित्र के आधार पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है, और अंत में सादा कार्ड दे दिया जाता है जिस पर अपने मन से एक चित्र बनाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। आ रही बात समझ में कि जो इसमें कार्ड होते हैं वो पूरा क्या होता है, 31 कार्ड होते हैं, और 31 कार्ड में 30 चित्र बने होते हैं, और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। और इसको जब व्यक्तित्व मापा जाता है तो इसको 2 भागों में प्रयोज्य के सामने जो चित्र दिए जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, चित्र जब दिए जाते हैं तो उनसे उन चित्रों को देख करके कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। और जब ये कार्ड दे दिए जाते हैं उसके बाद जो सादा कार्ड होता है उसको दिया जाता है कि अपने मन से एक चित्र बनाइए और उस पर क्या करिए, एक कहानी लिखिए, एक चित्र बनाकर एक कहानी लिखिए। और परीक्षण के क्रम में परीक्षक व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं या हाव भाव या मुखाकृति, सतर्कता आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। जब परीक्षण लिया जाता है तो व्यक्तित्व की इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जो विश्लेषक होता है इसमें वो कहानी लेखन के पश्चात उसका विश्लेषण कर व्यक्तित्व की आवश्यकताओं का पता लगाता है। ठीक है, और यह परीक्षण व्यक्ति की रुचि, क्षमता, संवेगात्मक स्थिति, सामाजिक व सांवेगिक आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसके आधार पर छात्रों को निर्देशित किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो थीमेटिक TAT है
आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। थीमेटिक हो गया। एक और बच रहा है, शायद मैंने प्रक्षेपण विधि में वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है, वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है। इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण है, इसका निर्माण सर्वप्रथम पाइन ने किया था 1928 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1928 में। किसने किया था? पाइन मनोवैज्ञानिक थे, वो किए थे इसका जो सबसे पहले मापन। बाद में रहोड, टेडलर, स्टैनफोर्ड आदि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसका यूज किए। इस परीक्षण में प्रयोज्य को कुछ अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और व्यक्ति अधूरे वाक्य को अपने अनुभव के आधार पर पूरा करता है। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो कुछ प्रयोज्य के सामने कुछ अधूरे शब्द दिए जाते हैं और उसको प्रयोज्य से कहा जाता है कि उसको पूरा करिए। जैसे मान लो, मैं खुशी का अनुभव करता हूँ जब। अब आगे वाक्य छोड़ा रहता है कि जब मैं सोता हूँ। कुछ लोग कहेंगे जब मैं सोता हूँ और कुछ लोग कहेंगे जब मैं पढ़ता हूँ। तो जो सोने वाले होंगे उनकी व्यक्तित्व निर्धारित हो जाएगी कि ये आलसी हैं, और जो पढ़ते हैं वो क्रियाशील हैं। इस तरह व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। बहुत सारे उदाहरण सकते हैं, जैसे मैं सोचता रहता हूँ कि। अब क्या सोचता रहता हूँ, अलग अलग व्यक्तियों का अलग, आप लोग खुद भी लिखिए तो देखिए अलग अलग उत्तर आता है। और इसके बाद में मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था वो जब, तो वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए खुशी का दिन अलग अलग होता है। इस तरह जो वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है उसमें वाक्य के अधूरा वाक्य दिया रहता है और स्टूडेंट इसकी पूर्ति करते हैं, ठीक है, जिसका परीक्षण नापना होता है। आइए अब इस टॉपिक से आप देखते हैं, प्रश्न के रूप में समझते हैं। आप लोगों की पिछले कक्षा में या पिछले वर्षों में, पिछले साल तो परीक्षा ही नहीं हुई थी, लेकिन पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए और व्यक्तित्व मापन का चित्र, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का वर्णन कीजिए। TAT के परीक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो हमें भी पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या सुधार किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व के प्रकार बताइए और व्यक्तित्व मापन का चित्र, प्रासंगिक अंतर्बोध का वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले के कारकों का वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा गया था। उसके अलावा व्यक्तित्व को परिभाषा कीजिए, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए। अब प्रक्षेपी विधि में व्यक्तित्व की परिभाषा हो जाएगी इसमें, और प्रक्षेपी विधि में जो अभी चारों मेथड हम आप लोग को बताए हैं, लास्ट में पढ़ाए हैं, वो सभी विधियों का वर्णन करना होगा। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस टॉपिक को शॉर्ट में समझाने की मैं कोशिश की हूँ और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसकी भी चर्चा कर दी हूँ। और आप लोग ये वीडियो देखा या नहीं देखा, और उसका पता हमको तभी लगेगा जब आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, तब हमको पता चलेगा। थैंक यू सो मच।